मैं आपका अपने चैनल डियर मैम एंड सर पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। अपन ने जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए मुहिम चला रखी है, आज उसका तीसरा दिन है। अपन पढ़ रहे सेल के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बने थे वो अपन ने क्लियर कर लिए। आज अपन पढ़ेंगे ब्लड के बारे में कि ब्लड से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं या जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज अपन यहाँ क्लियर करेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, लाल रक्त कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है। आपको क्वेश्चन करने से पहले देखो सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए कि आरबीसी को किस रूप में जाना जाता है। तो अपने ब्लड के अंदर 3 तरह की सेल्स पाई जाती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका पूरा नाम क्या होता है, रेड ब्लड सेल। हिंदी में क्या लिखोगे, लाल रक्त कणिकाएं। ऐसे ही अपनी डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं। और तीसरी क्या होती है, प्लेटलेट्स। तो आरबीसी का काम क्या होता है, अपने बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है, क्योंकि आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन पाया जाता है और जो ऑक्सीजन को बार बार ट्रांसपोर्ट करता है, तो वो काम कौन करता है, आरबीसी। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्या नाम होगा, इरिथ्रोसाइट्स। फिर क्या दे रखी है, प्लेटलेट्स। ये भी पार्ट किसका होता है, ब्लड का। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, रक्त का थक्का जमाना। क्योंकि ब्लड को जब क्लॉट करना होता है, अगर प्लेटलेट्स नहीं होगी तो अपना ब्लड क्लॉट नहीं होगा। फिर अपने पास सेकंड क्वेश्चन क्या होता है, प्लेटलेट्स को और किस नाम से जाना जाता है। काम अपन ने देख लिया, प्लेटलेट्स का काम क्या होता है, ब्लड को क्लॉट करना, लेकिन इसका दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। और अब अपने पास देखो ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स, ये दोनों ही पार्ट किसके हैं, डब्ल्यूबीसी के। अभी अपन ने पढ़ा ना कि ब्लड के कितनी सेल्स पाई जाती हैं, 3 सेल्स पाई जाती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ग्रेनुलोसाइट और मोनोसाइट्स दोनों सेल्स किसकी होती हैं, डब्ल्यूबीसी की। डब्ल्यूबीसी क्या करती है, अपने अंदर के अंदर जब बाहर से कोई एंटीजन आता है और अपनी बॉडी को इन्फेक्ट करता है तो उसको किल करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। और ये डब्ल्यूबीसी की सेल्स होते हैं। प्लेटलेट्स का दूसरा नाम क्या होता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अब अपना तीसरा क्वेश्चन क्या है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, कई बार क्वेश्चंस क्या पूछा जाता है, जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है ना वो मैं यहाँ लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी कंफ्यूज ना रहे। अब अपने से क्वेश्चन क्या पूछा है कि मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, डायलिसिस। जब अपने ब्लड में या तो इन्फेक्शन हो जाए या इन्फेक्टेड ब्लड हो तो उससे क्या करते हैं, जब अपनी बॉडी या अपने जो लंग्स होते हैं वो ब्लड को प्योरीफाई ना कर पाए तो बाहर से मशीन के थ्रू रक्त को शुद्धिकरण किया जाता है, ब्लड को प्योरीफाई किया जाता है। वो प्रोसेस क्या कहलाती है, डायलिसिस। फिर अपने पास क्वेश्चन है फोर्थ वाला, रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। वो क्वेश्चन क्या था कि खून की शुद्धिकरण करवाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, बट क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अपनी बॉडी के अंदर रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। ब्लड के अंदर रक्त का शुद्धिकरण नहीं होता है। अपने पास देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं, फेफड़ा, फर्स्ट क्या है, फेफड़ा, और इसका आंसर भी क्या होगा, फेफड़ा। फिर यकृत, किडनी, ये सभी। देखो अगर एग्जामिनर को आपको कंफ्यूज करना हो तो वो यहाँ क्या लिख सकता है, एक ऑप्शन
हार्ट भी लिख सकता है, हृदय भी लिख सकता है ना, और अपन उसको टिक करके आ जाते हैं। लेकिन हार्ट का काम क्या होता है? सिर्फ ब्लड को पंप करना, क्योंकि उसमें आधा प्योरीफाई ब्लड होता है और आधा अनप्योरीफाई होता है, आधा ऑक्सीजनेटेड होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट में रहता है। वो सिर्फ अपने ब्लड को, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको प्योरीफाई करने का काम करता है, सॉरी पंप करने का काम करता है। अपने जो रक्त का शुद्धिकरण होगा वो कहाँ होगा? फेफड़ों में। फिर फिफ्थ क्वेश्चन क्या है अपना? मानव रुधिर में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर है, कि अपनी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का स्तर क्या होता है? तो आंसर क्या होगा आपका? 180 टू 200 मिलीग्राम। उसके बाद 6 क्वेश्चन देखो। मनुष्य में सामान्य निरंतर रुधिर शर्करा स्तर प्रति 100 मिली रुधिर होता है, तो कितना होगा? 100 से 80 से 100। देखो 7वां क्वेश्चन क्या है? मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा का प्रतिशत लगभग कितना होता है? तो अपनी जो ब्लड होता है उसके अंदर दो तरह से बनता है, एक में तो क्या पाई जाती हैं? प्लाज्मा, और एक में क्या पाई जाती हैं? सेल्स। तो जो दोनों का प्रतिशत होता है ये कितना होगा? 55%। और सेल्स में अपने अभी पढ़ा क्या होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो ये कितना होता है? 45%। अगर आपने से क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए, इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मानव में कुल रक्त आयतन में प्लाज्मा पूछा है, और अगर सेल्स के बारे में पूछ ले कि तो उसका आयतन कितना होता है, तो अपन क्या लिखेंगे? 45%। और अगर प्लाज्मा का प्रतिशत पूछा है तो अपना आंसर क्या आ जाएगा? 55%। देखो दोनों ऑप्शन दे रखे और फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया है? 45। तो ये जो सेल्स वाला पार्ट होता है वो कितना होगा? 45%, और जो प्लाज्मा का प्रतिशत होता है वो होता है 55%। आठवां क्वेश्चन देखो। एक किशोरावस्था या किशोर, ये आगे क्वेश्चन में मिस्टेक है भाई। एक किशोर मनुष्य में सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो कितना होगा? 120/80 mm जी। ये क्या होता है? सिस्टोलिक, और ये क्या होता है? डायस्टोलिक। देखो अपना जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होगा? मनुष्य में अपनी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। बट इस क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सामान्य रक्तदाब कितना होता है? तो सामान्य रक्तदाब कितना होगा? 120 टू 80। और इस रक्तदाब को मापा किससे जाता है? तो उस यंत्र का नाम क्या होता है? कई बार यंत्र का नाम भी क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है, तो आप क्या बोलोगे? स्फेग्नोमोनोमीटर। सामान्य रक्तदाब नापने वाले यंत्र का नाम क्या होता है? स्फेग्नोमोनोमीटर। इससे अपन अपने रक्तदाब को नाप सकते हैं कि अपनी धमनियों और शिराओं में कितना रक्त प्रवाहित हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखो। लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं। आरबीसी कहाँ बनती है? लाल अस्थि मज्जा। एक किशोर व्यक्ति के अंदर जो लाल रक्त कणिकाएं होंगी वो कहाँ बनेंगी? आरबीसी में। लेकिन जो एक भ्रूण होता है, एक बच्चा होता है, उसकी आरबीसी कहाँ बनती है? क्योंकि उसमें तो अस्थि मज्जा होती ही नहीं है। तो क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि जो एक भ्रूण होता है, देखो जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता वो माँ के पेट में रहता है, माँ के गर्भ में रहता है, तो वो क्या कहलाएगा?
भ्रूण। 1 महीने से लेकर 9 महीने तक बच्चा क्या कहलाता है? भ्रूण। उसमें भी ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो वो कहाँ होगा? उसके अंदर जो आरबीसी होती है वो कहाँ बनेंगी? तो वो उसके लीवर में बनती है, क्योंकि उसके पास अस्थि मज्जा नहीं होती तब तक। तो जब वो एक बच्चे के रूप में आ जाता है या जो वयस्क हो जाते हैं उसमें आरबीसी कहाँ बनेंगी? लाल अस्थि मज्जा में। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भ्रूण के अंदर आरबीसी कहाँ बनते हैं, तो आप क्या लिखोगे? लीवर। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक होता है? ऑक्सीजन किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो अपने पास क्या होंगी? लाल रक्त कोशिकाएं, इसके थ्रू ऑक्सीजन को वाहक किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, रक्त में आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? देखो दोनों क्वेश्चंस आपको एक साथ करने हैं। क्वेश्चन में अपने से क्या पूछा है कि आरबीसी के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है, तो अपन क्या लिखेंगे? पॉलीसाइथेमिया। अगर अपनी आरबीसी बढ़ गई तो क्या बन जाएगा? पॉलीसाइथेमिया। लेकिन अगर आरबीसी घट जाती है, ऐसे नहीं कहते कि जब अपन डॉक्टर से दवाई लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि इसके अंदर ब्लड की कमी है, तो उस डिजीज को क्या कहते हैं? एनीमिया। और इस एनीमिया के अंदर आरबीसी की कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नहीं बनता है, और हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो अपने अंदर ब्लड नहीं बन पाएगा और एक डिजीज हो जाते हैं। उस डिजीज को अपन क्या बोलेंगे? एनीमिया। और बढ़ जाएंगे तो उसको अपन क्या बोलेंगे? पॉलीसाइथेमिया। अब देखो एक नाम आया है हेमोफीलिया। क्या होता है हेमोफीलिया? हेमोफीलिया एक डिजीज होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। ये अपन जब मेंडल के लॉ पढ़ेंगे उसमें और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ आया तो आप देखो एक बार, इसको हम क्या कह सकते हैं? स्याही रोग। क्योंकि ये रोग इसमें राजा महाराजों में पाया गया था, इसलिए इस रोग को क्या कह दिया? स्याही रोग। और हीमोफीलिया डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसके अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर आपको कहीं भी कट लगा तो उसके अंदर ब्लड का क्लॉट नहीं होता है, लगातार खून उसमें बहता रहता है। और हीमोफीलिया, और ये कौन सा है? पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग। पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला रोग। अगर एक पीढ़ी में आ गया तो उसकी नेक्स्ट जनरेशन में भी जाएगा, फिर उससे आगे ऐसे ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। अब अपने पास क्वेश्चन क्या है? रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? अभी अपन ने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है। देखो जितने भी कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस थे ना वो मैंने सारे एक जगह कर दिए हैं। अब अपने से क्वेश्चन में क्या पूछ लिया कि रक्त धारा में ऑक्सीजन ले जाने वाला प्रोटीन कौन सा होता है? अगर वाहक होगा तो अपन क्या लिखेंगे? आरबीसी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रोटीन कौन सा होता है तो अपन क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन। क्योंकि हीमोग्लोबिन के अंदर ही क्या पाया जाता है? फेरस पाया जाता है। इसमें आयरन जो अपन डिनोट करते हैं कि भाई जब अपने अंदर ब्लड की कमी हो जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं ना कि ज़्यादा से ज़्यादा आयरन लो, तो वो किससे अटैच होता है? हीमोग्लोबिन से। और हीमोग्लोबिन एक ऐसा प्रोटीन होता है जो अपने ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ लिया? देखो हीमोग्लोबिन की अधिकतम बंधुता होती है, किसके साथ अटैच रहता है, किसके साथ बंधा हुआ होता है? तो अपन कह लेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए इससे अधिक बंधुता होती है। फिर अपना क्या है क्वेश्चन नंबर 14, रक्त में श्वेत कणों का मुख्य प्रयोजन क्या है? अपने अंदर अपन ने अभी तक किसका पढ़ा है? आरबीसी का। अब देखो रक्त में श्वेत कणु डब्ल्यूबीसी अपन ने पढ़ी थी, उसका काम क्या होता है? पोषक तत्व ले जाना नहीं, संक्रमण से
संघर्ष करना, कि जो भी बाहर से एंटीजन आएगा या पैथोजन आएगा जो अपनी बॉडी के अंदर डिजीज को सेपरेट करता है, उसको किल करने का काम कौन करता है? WBC या रक्त कणिकाएं। ऑक्सीजन ले जाने का काम कौन करता है? RBC। और रुधिर के अंदर पूछ लिया जाए तो अपन क्या लिखेंगे? हीमोग्लोबिन। क्लियर? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, रोग प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? कि अपने अंदर जब डिजीज हो जाती है तो उसके प्रतिकारकों को उत्पन्न करने वाला सेल कौन सा होता है? RBC, रेड ब्लड सेल्स, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट या प्लेटलेट्स। देखो RBC इसका काम अपन पढ़ चुके, न्यूट्रोफिल ये भी किसका पार्ट होता है? WBC का। लिम्फोसाइट तो रोग पर, क्योंकि पूरी अगर अपने क्वेश्चंस में पूछ लिया जाए कि रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन प्रदान करता है तो अपन क्या लिखेंगे? WBC। लेकिन अगर इस WBC के पार्ट दे दिए जाए अपने को, जैसे लिम्फोसाइट, न्यूट्रोफिल्स, बेसिनोफिल्स, तो अपन क्या लिखेंगे? लिम्फोसाइट। इसका आंसर क्या होगा? लिम्फोसाइट। और प्लेटलेट्स का काम आप पढ़ ही चुके हो। क्वेश्चन देखो 16, रक्त के स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। अपन ने वर्क किसका पढ़ा था? प्लेटलेट्स का, कि प्लेटलेट्स भी रक्त को क्लॉट करने का काम करती है। बट अगर आपसे क्वेश्चंस में विटामिन पूछ लिया जाए तो कौन सा विटामिन लिखोगे? विटामिन के। ए का काम क्या होता है? ये अपन कल मैं विटामिन की वीडियो लेके आऊंगी, जिसकी वजह से जितनी डिजीज हो जाती है अपन वो भी करेंगे। अगर उनकी कमी हो जाए तो उससे कौन से डिजीज होते हैं, नेक्स्ट वीडियो अपन ये लेके आएंगे। ए की कमी से जैसे रतौंधी रोग होता है, डी से रिकेटिस होता है, बी से बेरी होता है। इस पे अपन कल एक वीडियो बनाएंगे, वाई ट्रिक। उस ट्रिक के माध्यम से आप अच्छे से उसको रिवाइज कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक है? देखो क्वेश्चंस तीनों ही रक्त का थक्का बना रहे हैं, बट तीनों के अंदर क्वेश्चंस में पूछा क्या गया है आपको ये देखना है। उसमें विटामिन पूछा गया था, इसमें क्या पूछा गया है? एंजाइम, कि कौन सा ऐसा एंजाइम होता है जो रक्त का थक्का बनाता है। तो आप क्या लिखोगे? थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन एक ऐसा एंजाइम है जो अपने ब्लड को क्लॉट करता है। क्वेश्चन नंबर 18, किसकी उपस्थिति में रुधिर वाहिनियों में रक्त क्लॉट नहीं होता? कि मतलब ऐसा कौन सा एंजाइम विटामिन पाया जाता है जिसकी वजह से अपनी जो रक्त वाहिनियां होती हैं उसके अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। देखो अपनी जो वाहिनियां होती है उसमें ब्लड लगातार सर्कुलेट करता रहता है, तो ऐसा कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से अपना ब्लड क्लॉट नहीं होता है? हिपैरिन। इसको क्या बोलेंगे? हिपैरिन। देखो क्वेश्चन घुमा फिरा के भी पूछ लिया जाता है। कई बार क्वेश्चन क्या पूछ लिया जाता है? ऐसा कौन सा प्रतिस्कंदक पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता है? तो भी आपको क्या लिखना? हिपैरिन। और हिपैरिन को क्या करते हैं? प्रतिस्कंदक पदार्थ। इसकी वजह से अपने रक्त वाहिनियों के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 19, रक्तस्राव को रोकने के लिए आमतौर पर किस एल्यूमिनियम लवण का प्रयोग किया जाता है? जब लगातार रक्तस्राव हो रहा हो और नहीं रुक रहा हो तो उसके लिए कौन से एल्यूमिनियम लवण का यूज किया जाता है? तो अपन क्या लिखेंगे? पोटास एलम। पोटास एलम एक ऐसा लवण है जिसकी वजह से रक्तस्राव को रोका जा सकता है। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 20, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? तो क्या आएगा इसका आंसर? कैल्शियम। और अगर पूछा जाए कि रक्त के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है तो क्या आएगा? फेरस, क्योंकि ब्लड के अंदर कौन सा पाया जाता है? फेरस। और इसी का नाम क्या होता है?
आयरन। जब ब्लड की कमी हो जाती है तो आयरन की टेबलेट्स दी जाती हैं ताकि आयरन को जल्दी से, ब्लड को जल्दी से इंक्रीज किया जा सके, बढ़ाया जा सके। अब क्वेश्चन नंबर 21, देखो कौन सा रक्त समूह स्रावदाता कहलाता है? तो कौन सा समूह होता है? पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि रक्त समूह दिया किसने था। कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ये बताया था कि ब्लड ग्रुप के कितने प्रकार होते हैं। क्या? ए पॉजिटिव, ए नेगेटिव। ये डिपेंड किस पे करता है? RH फैक्टर पे। जिसके अंदर RH फैक्टर पाया जाता है उसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। और जिसके अंदर RH ये फैक्टर नहीं पाया जाता वो ब्लड ग्रुप कौन सा हो जाएगा? नेगेटिव। इसी तरह से क्या होता है? बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, फिर AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव, O पॉजिटिव और O नेगेटिव। तो इन रक्त समूह के बारे में बताया किसने? कार्ल लैंडस्टीनर। तो कौन सा रक्त समूह स्रावदाता होता है? तो O नेगेटिव। O नेगेटिव अपना ब्लड सबको दे सकता है, क्योंकि देखो अपने ब्लड के अंदर एंटीजन होते हैं। अगर अपन किसी से भी ब्लड लेते हैं तो वो उसके अगेंस्ट क्या बनाते हैं? एंटीबॉडी। तो अपना जो O पॉजिटिव होता है वो सबको अपना ब्लड दे सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो कौन था? देने वाला। इसमें क्या पूछा है? लेने वाला। कि ऐसा कौन सा रक्त समूह होता है जो सबका ब्लड ले सकता है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना, इसमें आपको कौन सा करना है? पॉजिटिव वाला, AB पॉजिटिव। AB पॉजिटिव एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो चाहे वो A पॉजिटिव हो, A नेगेटिव हो, O पॉजिटिव हो, O नेगेटिव हो, या B पॉजिटिव हो या B नेगेटिव, वो किसी भी ग्रुप का ब्लड हो वो सबका ग्रुप रिसीव कर सकता है। तो सार्वभौमिक यूनिवर्सल रिसीवर कौन होता है? सार्वभौमिक स्वीकर्ता, मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है, जो यूनिवर्सल रिसीवर होता है, जो ले सकता है। और देने वाला क्या कहलाता है? डोनर। और लेने वाला क्या है? रिसीवर। तो वो कौन होगा? AB पॉजिटिव। फिर अपने पास क्वेश्चन नंबर 23, यदि माता पिता में से एक का रुधिर क्या हो? AB और दूसरे का क्या है? O। तो माता का A भी हो सकता है, पिता का O हो सकता है, या इन केस ऐसा भी हो सकता है पिता का O हो और माता का क्या हो? AB। तो उनके बच्चे का संभावित रुधिर वर्ग कौन सा होगा? कि जो उनके आने वाली ऑफस्प्रिंग है, उनकी आने वाली जो संतान है उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा? देखो ब्लड ग्रुप में क्या होता है, मोस्टली ऐसे माना जाता है कि जिसका ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव हो उसका AB मिलेगा, ऐसा नहीं है। मेल और फीमेल में ये देखा जाता है, जैसे ये मेल का ब्लड ग्रुप क्या है? AB और फीमेल का क्या है? O। तो AB और O में ये होता है आपस में दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट होते हैं, ये एक साथ नहीं रहना चाहते। तो इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो A भी हो सकता है, B भी हो सकता है या O हो सकता है। जहां आपको देखो AB और O एक साथ नहीं आ सकते, इन दोनों के अंदर ये रहता है या तो A अलग आएगा या B अलग आएगा या फिर O अलग आएगा। AB ना तो एक साथ आएगा ना O आएगा, तीनों अलग अलग आएंगे। उसकी होने वाली जो ऑफस्प्रिंग होगी उसमें या तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? A होगा या फिर B होगा या फिर O होगा। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से वह वैज्ञानिक कौन सा है जिसने पहली बार रुधिर परिसंचरण की व्याख्या की थी? कि जिसने ये बताया था कि रुधिर का भी परिसंचरण होता है, ब्लड होता है, उसके अंदर प्लाज्मा होता है और सेल्स वाला पार्ट पाया जाता है, सेल्स में RBC WBC होते हैं। ये सब किसने एक्सप्लेन किया था? तो वो हमारे साइंटिस्ट कौन थे? विलियम हार्वे। ल्यूवेनहोक का आप पढ़ चुके हो, जिन्होंने जीवित सेल की खोज की थी। ये लास्ट वाले वीडियो में आप जाके देख सकते हो, जितने भी सेल्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने सारे कवर करवा दिए हैं।
फिर क्या है, ग्रेगर जॉन मेंडल, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर्स ऑफ जेनेटिक्स। जिन्होंने जेनेटिक्स के बारे में बताया था और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पेरेंट्स के जो गुण होते हैं वो कैसे ट्रांसफर होते हैं, ये सारी खोज किसने की, ग्रेगर जॉन मेंडल्स। अपना आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है, रक्त दाब का नियंत्रण कौन करता है। देखो अपना आपने पढ़ा ना भी, रक्त दाब क्या होता है, 120 to 80। इसका नियंत्रण कौन करता है अपनी बॉडी के अंदर, कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो रक्त दाब का नियंत्रण करती है, तो उसका आंसर क्या होगा, हृदय वक्र या एड्रिनल ग्लैंड। ये हमसे जब भी बॉडी के अंदर तनाव हो जाता है तो एक हार्मोन्स रिलीज करती है जिसकी वजह से हमें रिलैक्स मिलता है और अपनी बॉडी के अंदर जो रक्त दाब होता है, जो रक्त का टेम्परेचर होता है, उसको भी कंट्रोल कौन करता है, एड्रिनल ग्रंथ। और ये पाई कहाँ जाती है, लीवर के ऊपर, जो अपने वक्र होते हैं किडनी उनके ऊपर पाई जाती है। आज अपने ब्लड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो अपन ने सारे कंप्लीट कर लिए। आई होप इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपके जितने पहले के क्वेश्चन आए गए हैं भी भाई वो भी सारे कर लिए और जो इम्पोर्टेंट थे वो क्वेश्चन भी अपन ने कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।